हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो स्टूडेंट्स, आज जो हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्टिंग बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बिजनेसेस के लिए और इंडिविजुअल्स के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में इन्वॉल्व हैं या मर्चेंडाइजिंग बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, उनके लिए ये बहुत चैलेंजिंग टास्क है कि प्रोडक्ट को कॉस्ट किस तरह किया जाए। प्रोडक्ट कॉस्ट अगर करेक्ट तरीके से या ठीक तरीके से नहीं होगी तो उसकी बेस पे प्रोडक्ट प्राइसिंग भी इनकरेक्ट होगी। तो प्रोडक्ट कॉस्टिंग मैन्युफैक्चरर्स के लिए जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में इन्वॉल्व हैं या वो बिजनेसेस जो मर्चेंडाइजिंग कर रहे हैं यानी कि प्रोडक्ट परचेज करते हैं और देन रीसेल करते हैं ओपन मार्केट में, उनके लिए प्रोडक्ट कॉस्टिंग इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज। क्योंकि अगर प्रोडक्ट कॉस्टिंग इनकरेक्ट है तो उसकी बेस पे प्राइसिंग भी इनकरेक्ट होगी। तो आज हम इसको डिटेल में समझते हैं, आप वन बाय वन इसको समझें। स्टूडेंट, सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट को किस तरह डिटरमिन करते हैं। हर मैन्युफैक्चरर 3 कंपोनेंट्स को कंसिडर करता है। ये मेन कंपोनेंट्स हैं। विदाउट कंसिडरिंग दीज कंपोनेंट्स कोई भी मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर ही नहीं सकता। सबसे पहला कंपोनेंट है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, देन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, देन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। अब डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट के साथ जो मैं वर्ड डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ इसका मतलब क्या है? मैं मटेरियल कॉस्ट भी यूज़ कर सकता हूँ। डायरेक्ट वर्ड यूज़ करने का मतलब ये है कि ये मटेरियल डायरेक्टली ट्रेसेबल टू द प्रोडक्ट है, यानी कि विदाउट कंसीडरिंग दिस टाइप ऑफ मटेरियल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं हो सकती। जैसे फॉर एग्जांपल कार मैन्युफैक्चरर है जो कार मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ठीक है। अगर वो कार मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और उसमें जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल हैं उसमें ग्लास यूज़ कर रहे हैं, आयरन यूज़ कर रहे हैं, स्टील यूज़ कर रहे हैं, प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल दीज काइंड्स ऑफ मटेरियल वो यूज़ कर रहे हैं, और अगर उसमें से आयरन, स्टील, प्लास्टिक वो मटेरियल यूज़ नहीं करते तो क्या वो कार मैन्युफैक्चर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्टली ट्रेसेबल टू प्रोडक्ट है, उसके बगैर वो कार मैन्युफैक्चर हो ही नहीं सकती। देन सेकंड जो मेन कंपोनेंट है वो है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इसमें डायरेक्ट का वर्ड क्यों यूज़ कर रहा हूँ मैं? क्योंकि ये भी डायरेक्टली ट्रेसेबल टू दी प्रोडक्ट है। अब लेबर के बगैर प्रोडक्ट किस तरह मैन्युफैक्चर हो सकती है? मटेरियल तो हमारे पास है, मटेरियल हमने उस प्रोडक्ट को ट्रेस भी कर दिया, लेकिन अब उस मटेरियल को जो प्रोसेस करना है वो करना है लेबर ने। तो इसलिए जो लेबर है वो भी डायरेक्टली ट्रेसेबल टू दी प्रोडक्ट है, इसलिए मैंने वर्ड यूज़ किया है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। जो थर्ड कंपोनेंट है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स का, तो ओवरहेड्स के बगैर भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं हो सकती। क्यों? ओवरहेड्स में कौन से एलिमेंट्स को कंसिडर करते हैं? फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें लाइट की भी ज़रूरत है, इलेक्ट्रिसिटी की भी ज़रूरत है, गैस की भी ज़रूरत है, हीटिंग सिस्टम की भी ज़रूरत है, वाटर की भी ज़रूरत है। तो दीज ऑल आइटम्स, दीज ऑल एलिमेंट्स आर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स और नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम अपकमिंग लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि 3 मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स है। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स और नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स को किस तरह डिफ्रेंशिएट किया जाता है और ओवरहेड्स जो टर्म है इसका मतलब क्या है और इसको प्रैक्टिकली किस तरह अप्लाई किया जाता है, इसकी एप्लीकेशन की किस तरह की जाती है, वो हम अपकमिंग लेक्चर में कवर करेंगे। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स को कंसीडर कर लेते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ये जो S1 है, S2 है, S3 है, इसका मतलब है सिनेरियो 1, सिनेरियो 2, सिनेरियो 3। ये मैं आपके लिए वाइट शीट पे लिखने का मकसद ये है कि हम विद इन शॉर्ट टाइम पीरियड जो है ना वो मैक्सिमम कॉन्सेप्ट को कवर कर सकें। अदरवाइज़ अगर वर्ड बाय वर्ड मैं इधर लिखूँगा तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो एक फर्स्ट सिनेरियो हम कंसीडर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको कार मैन्युफैक्चरिंग की एक एग्जांपल दी थी। तो अब डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में फॉर एग्जांपल हम कहते हैं आयरन है, आयरन है, स्टील है, स्टील है, उसके बाद ग्लास है,
उसके बाद प्लास्टिक है। तो ये हमारा डायरेक्ट मटेरियल है। तो अब ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स हमने कंसिडर किए हैं, इनकी कॉस्ट को जो है ना वो देख लेते हैं। जैसे आयरन की कॉस्ट है 1000 रुपीज़, स्टील की 2000 रुपीज़, ग्लास की 3000 एंड प्लास्टिक की 5000। तो ये टोटल 11000 रुपीज़। तो इसमें अब सेकंड कंपोनेंट को कंसीडर करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डायरेक्टली ट्रेसेबल टू द प्रोडक्ट है, यानी कि अगर लेबर कॉस्ट को अप्लाई नहीं करेंगे प्रोडक्ट पे तो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। जैसे दो कैटेगरीज हम कंसीडर कर लेंगे, स्किल्ड लेबर एंड अनस्किल्ड लेबर। स्किल्ड लेबर की कॉस्ट हम कंसीडर करते हैं 15,000 रुपीज़ एंड अनस्किल्ड लेबर की कॉस्ट कंसीडर करते हैं 6,000 रुपीज़। तो ये टोटल 21,000 रुपीज़। तो इसके बाद जो हम थर्ड कंपोनेंट कंसीडर करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। अब मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स के बगैर भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं हो सकती। अब मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स क्या हैं? ये बेसिकली इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग और नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स को किस तरह डिफ्रेंशिएट किया जाता है, ये हम अपकमिंग लेक्चर में देखेंगे। अभी मैं यही एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको इन बेसिक टर्म्स का मतलब पता है, अभी हम सिर्फ एप्लीकेशन सीख रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स में लाइट है, हीट है, गैस है, वाटर है, रिपेयर है। तो ये जनरल ओवरहेड्स मैं कंसीडर कर रहा हूँ। अदरवाइज अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चरिंग और जो प्रोडक्ट की नेचर है उसके अकॉर्डिंगली जो है वो ओवरहेड्स को कंसीडर किया जाता है। लेकिन लाइट, हीट, गैस, वाटर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ये ऑलमोस्ट जहाँ भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होती है, तो ये जो ओवरहेड्स हैं वो बिल्कुल कंसीडर किए जाते हैं, यानी कि इनके बगैर आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। तो जैसा कि हम देख लेते हैं, हम डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट भी हमने कैलकुलेट कर ली, टोटल 11,000, देन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 21,000 एंड देन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। तो जब हम इन तीनों फिगर्स को एडअप करेंगे तो हमारे पास जो टोटल फिगर आएगी वो आएगी 52,000 रुपीज़। तो 52,000 रुपीज़ जो है वो हमारी एक कार की कॉस्ट है, एक यूनिट की कॉस्ट है। अब तो 52,000 को हम इस तरह भी बोल सकते हैं, 52,000 रुपीज़ पर यूनिट, मीन्स टू से 52,000 रुपीज़ एक कार की कॉस्ट है जो हमने डिटरमिन की। सो आई होप स्टूडेंट्स के आपने सिनेरियो 1 को अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि आपको कोई कॉन्सेप्चुअल इशू ना रहे। तो आप सिनेरियो 2 देखें। सिनेरियो 2 में एक मैन्युफैक्चरर है जो कि बॉटल्स ऑफ जूसेस जो है ना वो मैन्युफैक्चर कर रहा है। तो उसमें कौन कौन सा मटेरियल यूज़ होता है? प्लास्टिक बॉटल्स हैं 500 रुपीज़, फ्लेवर है, शुगर है 1000 रुपीज़। सो इसको जब एडअप करेंगे 2000 रुपीज़। उसके बाद जब डायरेक्ट मटेरियल को हम ट्रेस कर लेंगे प्रोडक्ट को, तो उसके बाद जो अप्लाई होगा वो होगा लेबर। अगर लेबर अप्लाई नहीं करेंगे तो मटेरियल इटसेल्फ प्रोडक्ट में चेंज नहीं हो सकता, इसलिए डायरेक्ट लेबर का वर्ड यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि डायरेक्ट जो लेबर है वो डायरेक्टली ट्रेसेबल होती है प्रोडक्ट को। विदाउट अप्लाइंग द डायरेक्ट लेबर मैन्युफैक्चरर कांट मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट। उसके बाद जो थर्ड हमारे पास कंपोनेंट है वो है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स का। तो जब मटेरियल और लेबर दोनों अप्लाई हो जाएंगे तो थर्ड है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास लाइट नहीं है मशीन्स को रन करने के लिए, हीट नहीं है, वाटर नहीं है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस फैसिलिटी नहीं है, तो फिर भी आप प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। तो 15,000 रुपीज़ की हमने टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स को कंसिडर किया है। तो जब इन तीनों फिगर्स को हम एडअप करेंगे तो ये होगा टोटल 27,000 पर यूनिट। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको मैं कॉन्सेप्ट बताने लगा हूँ, इसको आपने अच्छे तरीके से समझ लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से स्टूडेंट्स इस कॉन्सेप्ट में मिस्टेक करते हैं, एग्जामिनेशन में भी करते हैं और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी करते हैं। ठीक है जी। तो जैसा कि मैंने लिखा है 27,000 रुपीज़ पर यूनिट कॉस्ट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 27,000 रुपीज़ एक जो जूस की बोतल है उसकी कॉस्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक बॉक्स है, ठीक है जी, इसमें 50 जूसेस हैं, तो इस बॉक्स की प्राइस 27,000 है। तो ये जो बॉक्स है 50 जूसेस हैं जिसमें
ये होगा हमारा एक यूनिट। जो इसमें 50 जूसेस हैं वो अलग अलग यूनिट कंसिडर नहीं किया जाएगा। अब बॉक्स ऑफ जूसेस हैं तो एक बॉक्स को एक यूनिट कंसिडर किया जाएगा। तो एक फुल बॉक्स की जो प्राइस है, जो कॉस्ट हमने डिटरमिन की है, वो है 27,000 रुपीज़। तो इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ लेना है, इसलिए मैंने लिखा 27,000 रुपीज़ पर यूनिट। ये एक बोतल की कॉस्ट नहीं है, ये एक बॉक्स की कॉस्ट है जिसमें 50 यूनिट्स ऑफ बॉटल्स हैं। तो इस फुल बॉक्स को हम एक यूनिट कंसिडर करेंगे। अपकमिंग लेक्चर्स में इसके बारे में और डिटेल से भी डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको इस सिनेरियो 2 में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको यूनिट को कंसिडर करने में कन्फ्यूजन ना हो। इसी तरह हमने सिनेरियो 1 में 52,000 रुपीज़ पर यूनिट कॉस्ट जो है वो डिटरमिन की थी। मीन्स टू से कि 52,000 रुपीज़ एक कार की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी। सो सिनेरियो 3 में हम कंसिडर करते हैं आप घर में किचन में अ बाउल ऑफ राइस जो है वो मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं। ये तो एग्जांपल इजी है ना, हर घर में किचन में खाना बनता है। तो अ बाउल ऑफ जो राइस है एक यूनिट है, इसको मैन्युफैक्चर करना चाह रहे हैं हम। उसकी हम मटेरियल को देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल राइस हैं 200 रुपीज़ की कंसिडर किए, स्पाइसेस हैं 100 रुपीज़ के, वेजिटेबल्स हैं 100 रुपीज़ की। तो टोटल जो मटेरियल है, डायरेक्ट मटेरियल है एक बाउल को मैन्युफैक्चर करने के लिए, वो है हमारे पास 400 रुपीज़। तो जो लेबर अप्लाई हो रही है वो है 300 रुपीज़। लेबर मीन्स टू से कि फॉर एग्जांपल आपको मदर जो है वो कुक करके दे रही हैं अ बाउल ऑफ राइस। सो जो मदर हैं वो तो हमें हमेशा फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। दैट्स वाई वी शुड ऑलवेज बी थैंकफुल टू आवर मदर्स कि जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। लेकिन ये है कि आप यहाँ कंसिडर कर लें कि जो लेबर कॉस्ट है वो 300 रुपीज़ है हमारी, जो अ बाउल ऑफ राइस हमें मैन्युफैक्चर करना है। और जो थर्ड कंपोनेंट है हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स का, इसमें हमें हीट चाहिए यानी कि फायर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, लाइट चाहिए। तो ये नॉर्मली जो हम अ बाउल ऑफ राइस जो मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं उसमें ये मटेरियल, लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स को कंसिडर करेंगे। जब इनको ऐडअप करेंगे तो ये 800 रुपीज़ पर यूनिट कॉस्ट हम डिटरमिन कर लेंगे। पर यूनिट कॉस्ट का मतलब है एक बाउल की जो कॉस्ट है वो हमने कंसिडर की, हमने डिटरमिन की है 800 रुपीज़। आप देखें सिनेरियो 3 मैंने आपके लिए बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दिया है। अब जब भी आप किचन में खाना कुक होता देखें या ख़ुद बनाएं तो आपने नोटिस करना है कि वेजिटेबल्स को, स्पाइसेस को, राइस को या कोई दूसरी आइटम है उसको आप किस तरह एज अ मटेरियल यूज़ करते हैं अपनी प्रोडक्ट में। ठीक है जी। उसके बाद लेबर है कि जो उसको कुक कर रहा है वो किस तरह कुक कर रहा है, कितने आवर्स उस पर स्पेंड कर रहा है। ठीक है जी। और थर्ड है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, यानी कि जो हम हीट यूज़ कर रहे हैं यानी कि फायर यूज़ कर रहे हैं, लाइट यूज़ कर रहे हैं, वो भी किस तरह अप्लाई हो रही है, उसके बगैर हम वो चीज़ कुक कर सकते हैं या नहीं। तो इन चीज़ों को आपने नोटिस करना है। जब आप इन चीज़ों को नोटिस करेंगे तो आप इन तीनों कंपोनेंट्स को बिल्कुल इजी और सिंप्लीफाई तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अब इसके बाद जो हम कंसिडर करेंगे वो करेंगे मर्चेंडाइजर्स को। इससे पहले हमने मैन्युफैक्चरर्स को कंसिडर किया, लेकिन दो ही सिनेरियोज होते हैं जिसमें बिजनेसेस अपनी प्रोडक्ट को सेल करते हैं। या तो वो खुद मैन्युफैक्चर करते हैं और प्रोडक्ट को ओपन मार्केट में सेल कर देते हैं, या वो किसी थर्ड पार्टी से प्रोडक्ट परचेज करते हैं एंड देन वो ओपन मार्केट में सेल करते हैं। जो कि प्रोडक्ट थर्ड पार्टी से परचेज़ की जाए और उसको रीसेल किया जाए उसको मर्चेंडाइजिंग कहते हैं। ठीक है, बिजनेस लैंग्वेज में। तो उसको कंसिडर कर लेते हैं कि उसमें प्रोडक्ट कॉस्ट किस तरह डिटरमिन की जाती है। देखें, जो मर्चेंडाइजिंग कॉस्ट होती है उसमें तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर यूज़ नहीं हो रहे होते, तो उसमें एक्चुअली कॉस्ट किस तरह डिटरमिन की जाती है। फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है जो मैंने एक बिजनेसमैन ने इंपोर्ट की है चाइना से, तो उस इंपोर्ट करने में शिपिंग कॉस्ट उसने इनकर की, पैकेजिंग कॉस्ट की, इंश्योरेंस कॉस्ट की, और जब वो प्रोडक्ट पोर्ट पे आ गई तो उसको कैरिज करने के लिए उसने कॉस्ट इनकर की। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये एक एग्जांपल कंसीडर किया जिसमें शिपिंग कॉस्ट 1000 है, 2000, 3000 एंड देन 2000। सो ये इसको जब एडअप करेंगे तो ये टोटल 8000 रुपीज़ उसने प्रोडक्ट पे एक्सपेंस किया है। तो ये जो शिपिंग कॉस्ट, पैकेजिंग और इंश्योरेंस कॉस्ट, कैरिज कॉस्ट, ये जो मर्चेंडाइजर्स प्रोडक्ट को इंपोर्ट करते हैं
ये उनकी डायरेक्ट कॉस्ट होती है। ये कॉस्ट वो प्रोडक्ट में ऐड करेंगे, देन वो अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेंगे और ओपन मार्केट में उसको ऑफर करेंगे। वैसे ये इन प्रैक्टिस अगर देखा जाए प्रैक्टिकली, तो इसमें भी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ऐड होती है। वो इस तरह के, फॉर एग्जांपल आपकी कोई प्रोडक्ट आई है तो उस प्रोडक्ट को जो लुक आफ्टर करेगा, ठीक है, जो उसको स्टॉक में लेके जाएगा, ऑफलोड करेगा, तो वो भी तो आपकी डायरेक्ट लेबर है ना, उसकी भी तो आप कॉस्ट पे कर रहे हैं, तो वो भी आप अपनी प्रोडक्ट में एडअप करेंगे। तो जो मर्चेंटाइजिंग में कॉस्ट जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज होती है। फॉर एग्जांपल एक और सिनेरियो ले लेते हैं जिसमें आप कोई भी प्रोडक्ट है वो इंपोर्ट ही नहीं कर रहे, आप अपनी लोकल सिटी से या कंट्री से उसको परचेज कर रहे हैं, किसी और सिटी से परचेज कर रहे हैं, या विद इन अ कंट्री किसी और स्टेट से परचेज कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में पॉसिबल है कि आपको सेकंड सिनेरियो में शिपिंग कॉस्ट पे नहीं करनी पड़े। फॉर एग्जांपल आप कस्टमाइज पैकेजिंग करवा लें, वही आपको वो प्रोडक्ट को पैक करके दे दें, तो वो आपकी जो है ना वो कॉस्ट सेव हो जाएगी। आपको थर्ड पार्टी को तो कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, बट ये कि आपको वो प्रोडक्ट अपनी प्रीमिसेस में ला के उस पर एक्स्ट्रा जो है वो डायरेक्ट लेबर वो पे नहीं करना पड़ेगा। तो सम टाइम जो है कस्टमाइज जो पैकेजिंग है वो भी जो है वो बिजनेसेस जो हैं वो सर्विसेज अवेल कर लेते हैं, तो उस केस में वो भी आपको पे नहीं करनी पड़ेगी। इंश्योरेंस पॉसिबल है कि आप विद इन अ सिटी उसको परचेज करें या विद इन अ कंट्री परचेज करें, तो इंश्योरेंस कॉस्ट आपको इनकर करनी पड़े। और फोर्थ सिनेरियो में जो कैरेज कॉस्ट है, ऑफकोर्स आप किसी सिटी से भी परचेज करेंगे या विद इन अ कंट्री कहीं से परचेज करेंगे, तो आपको जो है वो बाय ट्रक या किसी बाय ट्रेन वो प्रोडक्ट जो है अपनी प्रीमिसेस में लानी पड़ेंगे, तो वो कैरेज कॉस्ट आपको इनकर करनी पड़ेगी। तो ये डिफरेंट सिनेरियोज हैं जिसमें मर्चेंटाइजर जो हैं वो प्रोडक्ट को परचेज करते हैं थर्ड पार्टी से, अपनी प्रीमिसेस में लेके आते हैं, उसमें अपने प्रॉफिट मार्जिन को ऐड करते हैं और ओपन मार्केट में सेल कर देते हैं। इसके बाद जो हम कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रोडक्ट कॉस्ट फ्लो का। देखिए, हमने तीनों सिनेरियोज में तीन टाइप्स की जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कॉस्ट को तो डिटरमिन कर लिया, लेकिन वो कॉस्ट जो है वो हमारे अकाउंटिंग सिस्टम में किस तरह फ्लो करती है। जैसा कि मैंने अपनी हेडलाइन में लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट कॉस्ट फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग पर्पसेस, ठीक है। तो हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम में वो कॉस्ट किस तरह फ्लो करेगी वो भी हमें सीखना है, क्योंकि कॉस्ट तो हमने डिटरमिन कर ली, लेकिन अब उसको बिजनेस में रिकॉर्ड भी तो करना है ना। अगर रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो वो हम इन फ्यूचर वो किस तरह एज अ रेफरेंस यूज़ कर सकेंगे कि हमने जो पहले प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर की थी या प्रोडक्ट जो है वो मर्चेंडाइज की थी, तो उसको एज अ रेफरेंस किस तरह हम किसी भी फ्यूचर डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ कर सकेंगे। तो हमारे अकाउंटिंग सिस्टम में जो मेन अकाउंट जो है वो हम मेंटेन करते हैं अपनी इन्वेंट्री के लिए, उसको बोलते हैं इन्वेंट्री अकाउंट। और इन्वेंट्री अकाउंट में 3 सब अकाउंट्स जो है वो हम मेंटेन करेंगे, ठीक है। 3 सब अकाउंट्स कौन कौन से हैं? रॉ मटेरियल अकाउंट है, वर्क इन प्रोसेस अकाउंट है, फिनिश गुड्स अकाउंट है। अब तीनों अकाउंट्स को हम 1 बाय 1 समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसको बैलेंस शीट में हम किस जगह पे रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारा रॉ मटेरियल अकाउंट है, जब मैन्युफैक्चरर ने रॉ मटेरियल परचेज किया तो उसकी जो कॉस्ट है उसको किस अकाउंट में रिकॉर्ड करेगा? रॉ मटेरियल अकाउंट में। अब कोई मर्चेंडाइजर है, उसने कोई प्रोडक्ट जो है वो परचेज की है, तो उसको किस अकाउंट में वो रिकॉर्ड करेगा? इन्वेंट्री अकाउंट में। तो मैन्युफैक्चरर रॉ मटेरियल परचेज करेगा, उसको रॉ मटेरियल अकाउंट में रिकॉर्ड कर देगा। जो सेकंड अकाउंट है वो है वर्क इन प्रोसेस अकाउंट का। देखें, जब मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट मटेरियल अप्लाई करेगा, डायरेक्ट लेबर अप्लाई करेगा, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स अप्लाई करेगा एक प्रोडक्ट पे, जैसे कि हमने कार की एक एग्जांपल कंसीडर की थी। अब जब वो तीनों कंपोनेंट्स वो कार जो एक यूनिट है उस पर अप्लाई कर रहा है, तो फॉर एग्जांपल वो कार पार्टली कंप्लीटेड है, फॉर एग्जांपल 50% कंप्लीटेड है या 30% कंप्लीटेड है या 70% कंप्लीटेड है, मीन टू से स्टिल सम वर्क हैज़ टू बी डन ऑन दैट प्रोडक्ट। तो उस केस में जो प्रोडक्ट पार्टली कंप्लीटेड है, फुली कंप्लीटेड नहीं है, वो चली जाएगी वर्क इन प्रोसेस अकाउंट में। तो वर्क इन प्रोसेस अकाउंट में जब उस पर फर्दर वर्क हम अप्लाई कर देंगे और वो प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाएगी, तो वो थर्ड अकाउंट में चली जाएगी जिसको हम बोलते हैं फिनिश गुड्स अकाउंट, यानी कि वो प्रोडक्ट 100% कंप्लीट हो चुकी है। तो ये जो तीनों अकाउंट्स हैं ये हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं।
अब बैलेंस शीट में जो एसेट साइड है, देखिए मैंने आपको लेक्चर एट द बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर बोला कि मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको ये बेसिक नॉलेज का पता है बैलेंस शीट का, उसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनका। अगर नहीं भी पता तो हम अपकमिंग लेक्चर्स में उसको ज़रूर कवर करेंगे, वन बाय वन ईच एंड एवरी कंपोनेंट को कवर करेंगे विद सिंपल एंड मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स, ठीक है। तो जो फिनिश गुड्स हैं, वर्क इन प्रोसेस है, रॉ मटेरियल अकाउंट है, ये तीनों अकाउंट्स जो हैं बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे अंडर करंट एसेट्स कैटेगरी, ठीक है। करंट एसेट्स क्या होते हैं, नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं, ठीक है, लिक्विड एसेट्स क्या होते हैं, ये भी अपकमिंग लेक्चर्स में हम इसको बिल्कुल डिटेल में देखेंगे। अच्छा, ये जो अकाउंट्स के बारे में आपको नॉलेज था वो तो मैंने डिलीवर कर दिया कि फॉर एग्जांपल 3 अकाउंट्स जो हैं वो हम किस तरह मेंटेन करते हैं, लेकिन जो मेन हम चीज़ कवर कर रहे हैं, मेन कॉन्सेप्ट कवर कर रहे हैं वो है प्रोडक्ट कॉस्ट फ्लो का। तो ये देखिए मैंने एरो से इसको हाईलाइट किया है। तो प्रोडक्ट कॉस्ट किस तरह फ्लो करेगी हमारे अकाउंट्स में, यानी कि इन तीनों अकाउंट्स में, ठीक है जी। ये गौर से समझ लें आप, इसमें भी बहुत से स्टूडेंट्स जो है ना वो मिस्टेक करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन, ठीक है जी। तो जब रॉ मटेरियल हम वर्क इन प्रोसेस में इनपुट करेंगे तो जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो वर्क इन प्रोसेस में ट्रांसफ़र हो जाएगी। ये देखें, वर्क इन प्रोसेस में ट्रांसफ़र हो जाएगी। जब वर्क इन प्रोसेस में इस पे प्रोडक्ट्स पे काम हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है प्रोडक्ट्स की, तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग करने वाला कौन है, डायरेक्ट लेबर, और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स भी हम अप्लाई कर रहे हैं। तो जो वो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स और डायरेक्ट लेबर है वो भी कॉस्ट जो है वो वर्क इन प्रोसेस में अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी, ठीक है। अब डायरेक्ट लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स के बगैर आप रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये आपने बात जो है वो अपने माइंड में मेमोराइज कर लेनी है कि लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स के बगैर आप डायरेक्ट मटेरियल को कन्वर्ट नहीं कर सकते फिनिश प्रोडक्ट में। इसलिए डायरेक्ट लेबर प्लस मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स इज आल्सो कॉल्ड कन्वर्जन कॉस्ट, मींस टू से कि डायरेक्ट लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स जो हैं वो हमें हेल्प करते हैं रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने में फिनिश गुड्स में, इसीलिए इसको कन्वर्जन कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है जी। और रॉ मटेरियल के बगैर भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं हो सकती। तो जब रॉ मटेरियल इनपुट करेंगे वर्क इन प्रोसेस में, डायरेक्ट लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स इनपुट करेंगे, तो इन दोनों की जो कॉस्ट है वो चली जाएगी वर्क इन प्रोसेस में। तो जैसे मैंने आपको बताया, टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। तो जब हमारी फिनिश गुड्स रेडी हो जाएंगी, इसका मतलब है कि उन गुड्स पे, उन यूनिट्स पे फर्दर वर्क रिक्वायर्ड नहीं है, वो 100% कंप्लीट है। तो जब वो फिनिश गुड्स कंप्लीट हो जाएंगी तो उसके बाद वो चली जाएंगी इन्वेंट्री अकाउंट में, जो अकाउंट हमारी बैलेंस शीट में शो हो रहा होगा, इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक में चली जाएंगी। अभी सेल नहीं हम कर रहे, ये बात माइंड में रखें, अभी सेल नहीं कर रहे। अभी प्रोडक्ट्स को, जो फिनिश गुड्स हैं उनको अभी हमने अपने इन्वेंट्री सिस्टम में रखा है, इन्वेंट्री में रखा है, स्टॉक में रखा है, ठीक है। तो जो हमारी फिनिश गुड्स हैं वो इन्वेंट्री में पड़ी। अब जो मैन्युफैक्चरर है या जो बिज़नेस है वो फिनिश गुड्स को सेल करना चाह रहा है कस्टमर्स को, तो जब जो सेल है वो मेच्योर हो जाएगी, इन्वेंट्री से जो कॉस्ट है फिनिश गुड्स की वो मूव हो जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट में। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट का मतलब है कॉस्ट ऑफ दोज यूनिट्स विच कंपनी हैज़ इनकर्ड टू मैन्युफैक्चर, ठीक है जी। तो जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट में वो कॉस्ट ट्रांसफ़र हो जाएगी, उसके बाद ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है इसको हम इनकम स्टेटमेंट में अगेंस्ट रेवेन्यू एडजस्ट कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा इधर एक और जो है ना वो चीज़ समझ लें, इस पर फोकस करें। फॉर एग्जांपल कंपनी के पास 1000 यूनिट्स जो है ना वो फिनिश गुड्स हैं, 1000 यूनिट्स फिनिश गुड्स की। फॉर एग्जांपल अगर 1000 में से 700 सेल किए हैं तो जो 700 यूनिट्स की कॉस्ट है वही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी, 1000 यूनिट्स की नहीं होगी, क्योंकि कंपनी जो है वो 700 यूनिट्स जो है वो सेल आउट कर रही है। अगर 1000 यूनिट्स सेल आउट करेगी तो 1000 यूनिट्स की कॉस्ट जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ट्रांसफ़र हो गया। अब कुछ स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि वो एक एग्जाम क्वेश्चन में ये मेंशन होता है कि 1000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर की कंपनी ने, आउट ऑफ 1500 600 या 700 जो है वो कंपनी सेल आउट कर रही है। बट स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं कि वो 1000 यूनिट्स की ही कॉस्ट को कंसिडर कर लेते हैं। ये जो है वो मिस्टेक आपने नहीं करनी।
जितने यूनिट्स कंपनी सेल कर रही है उतने यूनिट्स की ही कॉस्ट जो है वो इन्वेंट्री में से ट्रांसफ़र होगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, और उतने ही यूनिट्स की जो कॉस्ट है वो अगेंस्ट रेवेन्यू एडजस्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर कंपनी ने 700 आउट ऑफ 1000 यूनिट्स जो वो सेल किए हैं, तो 700 यूनिट्स की अगर हम रेवेन्यू जनरेट कर रही है कंपनी, 700 यूनिट्स के रेवेन्यू जनरेट कर रही है, तो 700 यूनिट्स की कॉस्ट उसके अगेंस्ट एडजस्ट करेगी ना। अगर रेवेन्यू 700 यूनिट्स के जनरेट कर रही है और कॉस्ट 1000 यूनिट्स के ले लेगी, तो वो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 300 यूनिट्स तो सेल आउट ही नहीं हुए। तो इस वजह से ये मिस्टेक आपने नहीं करनी। जितने यूनिट्स सेल आउट करेगी कंपनी उतने ही यूनिट्स को आपने जो इन्वेंट्री कॉस्ट है उसमें से शिफ्ट करना है, ट्रांसफ़र करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट में। ठीक है जी। तो जब सेल्स रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास फाइनली आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, इसमें कौन कौन से एक्सपेंसेस इंक्लूड होते हैं, ये सब हम अपकमिंग लेक्चर में देखेंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपने इन कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे और सिंपल तरीके से समझ लिया होगा। तो अब हम इसकी डेफिनेशन को कंसिडर करते हैं। जब हम इनकी डेफिनेशंस को कंसिडर करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि डेफिनेशन आपको बहुत ईजी लगेंगी। क्यों? क्योंकि हमने ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको हमने समझा है, हमने इनको ओनली रीड नहीं किया, मेमोराइज नहीं किया, समझा है। तो समझ के जब डेफिनेशन पे आप आते हैं या बुक पे आते हैं तो आपको हर चीज़ बहुत सिंपल लगती है। तो अब जो है हम इनकी डेफिनेशंस को देख लेंगे ताकि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो डेफिनेशंस में हम सबसे पहले प्रोडक्ट कॉस्ट की डेफिनेशन को कंसीडर करेंगे। अब इसको अच्छी तरह समझ लें। देखें बहुत इजी है क्योंकि ऑलरेडी हम कॉन्सेप्ट तो अंडरस्टैंड कर चुके हैं, अब सिर्फ डेफिनेशन हमें रीड करनी है। द प्रोडक्ट कॉस्ट इंक्लूड ऑल कॉस्ट इन्वॉल्व इन एक्वायरिंग और मेकिंग अ प्रोडक्ट। मेकिंग अ प्रोडक्ट मीन्स टू से डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हमने अप्लाई किए। एक्वायरिंग अ प्रोडक्ट मीन्स मर्चेंटाइजर है जो थर्ड पार्टी से प्रोडक्ट्स परचेज कर रहा है, देन ओपन मार्केट में सेल कर रहा है। तो प्रोडक्ट कॉस्ट अटैच टू अ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एज इट इज़ परचेज्ड और मैन्युफैक्चर। बिल्कुल ठीक है। जब हम कोई भी यूनिट मैन्युफैक्चर करते हैं तो जो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हैं वो उसके साथ अटैच होंगे ना, फिर ही तो वो एक फिनिश प्रोडक्ट बनी है। ठीक है जी। इसके बाद जो हम सेकंड डेफिनेशन को कंसीडर करेंगे दैट इज़ कॉल्ड इन्वेंट्रेबल कॉस्ट। ठीक है, वो इन्वेंट्री से इसको लिंक करेंगे। देखें डेफिनेशन पहले रीड कर लेते हैं। द कॉस्ट अटैच टू ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एज लॉन्ग एज इट रिमेन्स इन इन्वेंट्री अवेटिंग सेल। जैसा कि मैंने आपको बताया जब फिनिश गुड्स जो है वो इन्वेंट्री अकाउंट में आ जाएंगी तो जितनी भी कॉस्ट होगी वो फिनिश गुड्स के साथ अटैच होगी जब तक कि वो जो फिनिश गुड्स हैं वो सेल नहीं हो जाती। ठीक है। प्रोडक्ट कॉस्ट आर इनिशियली असाइन टू इन्वेंट्रीज, दे आर आल्सो नॉन एज इन्वेंट्रेबल कॉस्ट। ठीक है। बिल्कुल जब जो प्रोडक्ट्स हैं वो 100% कंप्लीट हो जाएंगी तो जो वो जिस अकाउंट में जाएंगी दैट इज़ कॉल्ड इन्वेंट्री कॉस्ट, और उसी अकाउंट में जितनी कॉस्ट आपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में इनकर की थी वो सारी कॉस्ट उसके साथ इन्वेंट्री कॉस्ट में, इन्वेंट्री अकाउंट में जाएगी, क्योंकि वो एसोसिएट है, लिंक्ड हैं, अटैच्ड हैं प्रोडक्ट्स। इसके बाद जो हम डेफिनेशन कंसिडर करेंगे वो है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ के बारे में कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं वो प्रोडक्ट कॉस्ट में कौन कौन सी कॉस्ट को इनकर करती हैं। तो वो वेरी सिंपल डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हमने जो है वो उसके बारे में सीखा है। उसके बाद डायरेक्ट लेबर है और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। इसके बाद जो हम डेफिनेशन कंसिडर करेंगे वो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट कॉस्ट फ्लो की। जैसे ये प्रोडक्ट कॉस्ट फ्लो हमने देखा था कि जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो वर्क इन प्रोसेस में ट्रांसफ़र हो जाएगी, और जो वर्क डायरेक्ट लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स की कॉस्ट है वो भी वर्क इन प्रोसेस में वो ट्रांसफ़र हो जाएंगी। और उसके बाद जो है वो जब वर्क इन प्रोसेस में प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो वो फिनिश गुड्स जो हैं वो रेडी हो जाएंगी, जो हम उसके बाद जो है वो शिफ्ट करेंगे इन्वेंट्री में। तो प्रायर टू बीइंग रिकॉर्डेड इन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन द इनकम स्टेटमेंट, कि जब फिनिश गुड्स रेडी हो जाएंगी, 100% रेडी हो जाएंगी, उन पे फर्दर वर्क रिक्वायर्ड नहीं है, तो उसके बाद वो इन्वेंट्री में शिफ्ट हो जाएंगी इनकम स्टेटमेंट में शो होने से पहले एज अ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन को हम कंसिडर करेंगे वो है रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स के बारे में। रॉ मटेरियल क्या है? रॉ मटेरियल्स इंक्लूड इनटू द फाइनल प्रोडक्ट। जैसे कि हमने 3 सिनेरियोज कंसिडर किए थे, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल हमने
इंक्लूड किया था, बहुत सिंपल है। वर्क इन प्रोसेस क्या कंसिस्ट ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट्स दैट आर ओनली पार्शली कंप्लीटेड। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो वर्क इन प्रोसेस अकाउंट है उसमें वो यूनिट्स शामिल होते हैं जिन पे अभी जो है वो काम और हमें रिक्वायर्ड हो, यानी कि वो पार्शली कंप्लीटेड हो, फुली कंप्लीटेड ना हो, तो उनको वर्क इन प्रोसेस अकाउंट कहते हैं, जो पार्शली कंप्लीटेड होते हैं। और जब वर्क इन प्रोसेस में काम कंप्लीट हो जाता है तो वो यूनिट्स कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री में। ठीक है जी। इसके बाद जो हम डेफिनेशन कंसिडर करेंगे वो कॉस्ट फ्लो के बारे में। इसको हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, लेकिन चलें इसको वर्ड बाय वर्ड भी देख लेते हैं। डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन, देयर कॉस्ट आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल टू वर्क इन प्रोसेस। देखें जैसे मैंने एरो से भी इसको मेंशन किया है, यहाँ भी मैंने आपको बताया कि जो रॉ मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन है वो कहाँ ट्रांसफ़र होता है, वर्क इन प्रोसेस अकाउंट में। तो और उसके बाद जो डायरेक्ट लेबर है और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट है वो भी कहाँ ऐड होती है, वर्क इन प्रोसेस अकाउंट में। क्योंकि वर्क इन प्रोसेस अकाउंट ही बेसिकली वो अकाउंट है जिसमें जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं उन पे काम हो रहा होता है, इसलिए वहाँ काम करने वाले कौन लोग हैं, डायरेक्ट लेबर हैं। जो ओवरहेड्स हम इनकर कर रहे होते हैं वो भी वहीं अप्लाई हो रहे होते हैं, और जो हमारा डायरेक्ट मटेरियल है वो भी उसी जगह पे प्रोडक्ट्स पे अप्लाई हो रहा होता है। तो डायरेक्ट मटेरियल जो यूज़ हम करते हैं प्रोडक्शन में, और डायरेक्ट लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, ये दोनों जो कंपोनेंट्स हैं ये कहाँ ट्रांसफ़र होते हैं, वर्क इन प्रोसेस में। और साथ ही साथ इनकी जितनी भी कॉस्ट बिजनेस इनकर कर रहा होता है वो भी किस अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे, वर्क इन प्रोसेस अकाउंट में। इसके बाद हम देख लेते हैं डेफिनेशन, जो प्रोडक्ट्स हम कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि फिनिश प्रोडक्ट्स के बारे में। व्हेन यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट्स कंप्लीटेड देयर कॉस्ट ट्रांसफर फ्रॉम वर्क इन प्रोसेस टू फिनिश गुड्स। जैसे मैंने आपको बताया कि जब यूनिट्स पे 100% काम कंप्लीट हो जाएगा तो जो प्रोडक्ट्स हैं वो फिनिश गुड्स अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। उसके बाद है व्हेन अ मैन्युफैक्चरर सेल्स इट्स फिनिश गुड्स टू कस्टमर्स, दीज कॉस्ट आर ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो जैसे कि यहाँ मैंने आपको बताया था, जब इन्वेंट्री अकाउंट से जो मैन्युफैक्चरर है वो सेल करेगा कस्टमर को, तो जो उसकी फिनिश गुड्स की कॉस्ट है वो इन्वेंट्री से मूव करेगी और कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, जैसा कि ये है। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो अगेंस्ट उसको एडजस्ट करेंगे अगेंस्ट रेवेन्यू, सेल्स रेवेन्यू इनकम स्टेटमेंट में, जो कि ये मैंने आपको जो इनकम स्टेटमेंट की हैं वो फर्स्ट 3 लाइंस मैंने आपको मेंशन की हैं, सेल्स रेवेन्यू लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड देन फाइनली वी विल गेट ग्रॉस प्रॉफिट। सो स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको सब कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो अच्छे तरीके से विद एग्जांपल समझ में आ गए होंगे। डेफिनेशन भी आपको अब बहुत इजीली समझ आ जानी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले हमने कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किया है, उसके बाद हमने डेफिनेशंस को रीड किया। तो इसीलिए मैं इस चीज़ पे फोकस करता हूँ, या कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ लें। समझने के बाद जब आप बुक पे आएंगे या डेफिनेशंस पे आएंगे तो आप विद इन अ मिनट उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो अपकमिंग लेक्चर्स में स्टूडेंट्स हम CMA के लेक्चर्स को भी कवर करने वाले हैं, ACC के लेक्चर्स को भी कवर करने वाले हैं। CMA के बारे में मैं आपको बहुत डिटेल नॉलेज दूंगा, ACC के बारे में भी दूंगा, एंड आई एम अ सर्टिफाइड मेंबर ऑफ IMA US। तो अगर इस लेक्चर में अभी आपको भी कन्फ्यूजन है, अभी भी कोई चीज़ या कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताएं, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं उन कॉन्सेप्ट्स को दोबारा इंक्लूड करूँगा। तो स्टूडेंट्स, सी यू फॉर द नेक्स्ट टाइम, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय।